श्रीमती रजनी पटेल। पाटिल, यस पाटिल। हिंदोल गुजराती। सर, सदन में अकाल के और पानी के दुर्भिक्ष के विषय पे चर्चा करवा के एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर यहाँ पे सदन में हमने बात करना चाहा है। इस बार पूरे देश में बहुत ही अभूतपूर्व ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है। इस देश की आधी आबादी 50% पॉपुलेशन सूखाग्रस्त हुआ है और हाल ही में रजनी जी, आई हैव टू टेल यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, योर पार्टी टाइम इज 40 minutes, there are 6 speakers, so take only 7 minutes. ओके सर। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी जो फटकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो हाल ही में उन्होंने लगातार केंद्र के ढीले रवैयों के लेकर सवाल उठाए हैं और यहाँ तक पूछा है कि सूखे की हालत को आप गंभीरता से लेंगे या नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस सभागृह में सर 3 साल हुए हैं आते हुए और 3 साल में 4-5 बार जो बोलने का मौका मिला, हर समय सूखाग्रस्त एरिया, किसानों की समस्या, इसी एरिया में बात करना, इसी विषय पे बात करने का मौका मुझे मिला। और मैं राधा मोहन सिंह जी से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि यही सीन हमेशा होता है। हम यहाँ से भाषण करते हैं, आप सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, फिर आप सवाल का जवाब देते हैं। ये सीन कितने दिन तक चलता रहेगा? उसको इसमें कोई बदलाव करेंगे या नहीं? ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सर, उस अकाल पीड़ित और पेयजल से जूझने वाले इस एरिया से मैं आती हूँ जिसको मराठवाड़ा कहते हैं। हम मराठवाड़ा आजकल बोलना छोड़ दिए हैं, हम मराठवाड़ा नहीं बोलते हैं, उसको टैंकरवाड़ा बोलते हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में हर गांव में टैंकर से ही पानी दिया जाता है, तो इसलिए मराठवाड़ा को हम टैंकरवाड़ा बोलते हैं। और हजारों लोग स्थलांतरित हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। और 1 महीने का जो अवकाश काल था, हमारी छुट्टियाँ थी, तो मैं खुद हमारे क्षेत्र में जब बाहर निकली टूर के लिए, तो मैं दो जो चीज़ों को मैंने देखा वो मैं भूल नहीं सकती सर। एक हमारे अंबेजोगाई तालुका में एक गांव है, किसान प्रकाश जगताप करके एक आदमी रहते थे। उनके घर में मैं गई, 4 दिन पहले की बात है। और उनके घर में जब गई, क्योंकि जो जगताप करके वो शख्स था, उसने विष प्राशन करके जहर पी के आत्महत्या कर दी थी। मैं जब उनके घर में गई तो उनकी लड़की ने बोला कि मेरी शादी तय हुई थी और जब शादी तय हुई और 2 लाख रुपए उसका खर्चा था, वो खर्चा करने के लिए मेरे पिताजी सब जगह जाके आए, लेकिन पैसों की कोई तजवीज़ नहीं हुई। तो फिर उसने बेचारे ने बेइज्जती से भरा क्या हो सकता है, इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। सर, 27 तारीख को आज की डेट में अभी उसकी शादी हो रही है। हम सब ने मिल के चंदा इकट्ठा करके उस फैमिली को दे दिया और उनको बता दिया कि आज ही शादी हो जाएगी और वो लड़की की शादी हम रुकवाएंगे नहीं। दूसरी घटना है मेरे खुद के गाँव की, केस तालुके में, मेरा बीड जिले में केस तालुका में मेरा गांव है। वहाँ विड़ा एक करके गांव है। बच्चे के जो 10 साल का बच्चा पानी लेने के लिए गया था, पानी लेते समय कुएं में जाके गिर गया। उसके माता और पिताजी दोनों भी शुगर केन लेबरर है, कटर है। ऐसे जब चीज़ें हम देखते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवेदनाक्षम होने की हमें आवश्यकता है सरकार को, और वो संवेदना क्षमता हमें इस सरकार में कहीं पे भी दिखाई नहीं देती, न राज्य में न केंद्र में। वो सबसे बुरे हाल है। और इस तरह की जो घटनाएं होती है सर पूरे देश में, आज 2 महीने जनवरी और फरवरी में महाराष्ट्र में सिर्फ 57 आत्महत्याएं हुई। पूरे देश में 116, आज के पेपर में वो आंकड़े आए हैं, 116 आत्महत्याएं हुई हैं। 2015 में पूरे देश में 2997 आत्महत्याएं हुई थी। 1841 महाराष्ट्र में हुई थी। 2014 में 2115 आत्महत्याएं हुई थी, 1207 महाराष्ट्र में हुई थी। सर, कल ही हमारे राधा मोहन सिंह जिसका जिक्र अभी शरद पवार जी ने किया, उन्होंने कल ही बहुत बड़ा बयान दिया और वो बयान देख के हमें कहीं ना कहीं किसान होने के नाते बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि पानी का जो दुर्भिक्ष है महाराष्ट्र में खास तौर पे, उसकी जिम्मेदारी जो है वो पिछले सरकार की जिम्मेदारी है। और क्यों? क्योंकि सहकारी साखर कारखानदारी जो महाराष्ट्र में है उसके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी और उसी शुगर फैक्ट्रीज की वजह से गन्ने के लिए पानी देने के लिए पानी ज़्यादा खर्चा हुआ है। सर, आप जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी राजनीति में बहुत आवश्यक है।
अगर जिम्मेदारी आप दूसरे के ऊपर डालोगे, कितने साल करते रहोगे? 2 साल हुए आपको यहाँ पे सत्ता में आके, आप अभी भी पिछले वाली सरकार, जब भी कोई सवाल उठता है पहले वाली सरकार ने किया, पहले वाली सरकार ने किया, ऐसे करते हैं। और इस तरह से जिम्मेदारी आप टाल नहीं सकते। आपको अगर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का स्टडी करना है तो आप महाराष्ट्र में आइए। हमारे यहाँ सहकारिता के क्षेत्र से पवार साहब यहाँ बैठे हैं। हमारा महाराष्ट्र 1 नंबर पे जाने वाला स्टेट था, ये मैं बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोऑपरेटिव और सहकारिता में महाराष्ट्र ने इतनी बड़ी प्रगति की है। लेकिन हर बात पे जिम्मेदारियां दूसरों पे डालना ये आप छोड़ दीजिएगा। सर, जब दुष्काल का नाम, अकाल का नाम आता है तो लातूर का नाम तो आना ही है। और लातूर का जब नाम आता है तो जैसे भूचाल के लिए एक बार लातूर बहुत ही बड़ा फेमस हुआ था। अब लातूर से नज़दीक से आए हैं, लातूर के इलाके से आए हैं, बोलते तो लोग हमें पूछते हैं, अच्छा पानी के क्षेत्र से, जहाँ पानी नहीं मिलता है, 40-40 दिन, 50-50 दिन पानी नहीं मिलता, जहाँ रेलवे से पानी लाया जाता है, उस क्षेत्र से आए हैं। हाँ, उसी क्षेत्र से हम आते हैं, लातूर क्षेत्र से, लातूर के नज़दीक के क्षेत्र से। उसकी यहाँ जो पानी का प्रश्न है वो चरम सीमा पे है। पानी लाने के लिए रेल मंत्री जी ने अभी मीरज से लातूर पीने का पानी लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जैसे अभी कहा गया, राजनीति इतनी दूर दराज तक गई है कि जो रेलवे के डिब्बे पहले बार आए उसके ऊपर कमल के फूल, भारतीय जनता पक्ष के धन्यवाद। अरे जब गरीबों को पानी पिला रहे हैं तो उसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। यही मुझे ये यहाँ कहना है। आर्टिकल 144 वहाँ लगाना पड़ता है। अगर ज़्यादा लोग जमा हुए तो पुलिस वहाँ जाती है और उनको मना कर देती है। क्यों? क्योंकि पानी की वजह से वहाँ मारामारी न हो, कोई झगड़े न हो, इसलिए ये इस तरह से करना पड़ता है। सर, एक ही उपाय मुझे लगता है कि डिसिल्टेशन, सर डिसिल्टेशन होना बहुत आवश्यक है। हमारे मांजरा प्रोजेक्ट जो मेरे गांव में है, केस तालुके में, वो मांजरा प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा सिल्टेशन हुआ है और 40% सिल्टेशन की वजह से पानी वहाँ पे ज़्यादा जमता नहीं है, पानी ज़्यादा रुकता नहीं है, इसलिए डिसिल्टेशन का होना आवश्यक है। यूपीए गवर्नमेंट जब पावर में था तब 1.5 लाख करोड़ रुपए यूपीए गवर्नमेंट ने डिसिल्टेशन के लिए बाजू में रखे थे। लेकिन वो पैसे अभी निकालना ज़रूरी है, वो नियमों में बांध के नहीं रखने चाहिए। क्योंकि मैंने जब कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब बोले हाँ पैसा है, लेकिन पैसा देने के लिए कुछ उनकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम नहीं पूरी कर पाएंगे। उसके लिए आपको जरा ढील देनी पड़ेगी, उनको नियम में थोड़ा सा आपको मदद करनी होगी। 2 चीज़ें उसमें होगी। अगर डिसिल्टेशन होता है तो जो मिट्टी खेतों में पड़ेगी डिसिल्टेशन से निकली हुई, वो मिट्टी इतनी अच्छी होगी कि उससे हमारे खेत से सोना उगलेगा। 10 साल 15 साल तक के हमारे किसानों के लिए अच्छे दिन आएंगे। और पानी जो बढ़ेगा, 40% पानी अगर एक तालाब में बढ़ता है, एक मीडियम प्रोजेक्ट में बढ़ता है, इसका मतलब एक नया तालाब आपने बांधा है, ऐसा होता है। और इसलिए ये डिसिल्टेशन करना बहुत आवश्यक है। सर, दूसरा, जो नदियाँ और छोटे छोटे नाले होते हैं उसको डीपनिंग करने की आवश्यकता है। उसका काम वहाँ पे शुरू हुआ है। हमारे यहाँ कुछ एनजीओज ने भी ये काम शुरू कर दिया है। हम श्रमदान में, मैं खुद वहाँ जाके श्रमदान में हिस्सा बटाया और मेरे एमपी लैड से हमने वहाँ पे सीमेंट बंधारों के लिए भी पैसे दिए हैं। लेकिन ये सब करने के लिए सब सरकार को आगे आने की बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की जो रुख है वो मदद करने के लिए ही, सिर्फ सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान में। भारत के लिए बात करूंगी, देश के लिए बात 2 मिनट में करूंगी। सर, आज जैसे कि मैंने बताया 40% लोग समस्या कृषि और पेयजल से समस्या के जूझ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जो महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है उसको कमजोर करने की जो कोशिश की है, उसको कम उसका पैसा करने की जो कोशिश की है, मुझे लगता है 10 सूखा प्रभावित राज्यों में मनरेगा में कवर किए गए सिर्फ 1.8% घरों को ही 150 दिन का काम मिला है। मुझे लगता है नरेगा में काम आवश्यक है क्योंकि लोगों की मांग ज़्यादा है, लेकिन लोगों को नरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है कि नरेगा के तहत ये तत्काल प्रारंभ करना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बिना देर तत्काल सभी डिस्ट्रिक्ट में लागू करना चाहिए। मिड डे आहार, सर मिड डे मील जो योजना यूपीए ने बनाई थी उसमें बच्चों को खाना देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को खाना जब स्कूल शुरू हो जाएगा तो मिड डे मील के तहत उनको देना चाहिए। सर, मैं 2 ही चीज़ें लास्ट में कहना चाहूँगी। बहुत ही परेशान होके हम यहाँ पे आए हैं। जब 1 महीने की छुट्टियों में थे
सब किसान हमें बोल रहे थे कि आप जब जाओगे राज्यसभा शुरू हो जाएगी तो हमें लगता है कि आप हमारी बाजू वहाँ पे रखोगे। इसलिए हमने आज़ाद साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं उस क्षेत्र से आती हूँ कि जहाँ सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया इन द कंट्री इज बीड़, और तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाऊंगी और हमारे लोगों की बात मैं यहाँ बताऊंगी। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि नीरो राजा की एक कहानी हम सुनते थे। जब नीरो राजा का जब राज जलता था तो वो खुद वायलिन बजाता रहता था। ऐसे ही ये मोदी राजा बैठे हैं जो वायलिन बजाते हैं लेकिन कुछ भी वहां पे काम नहीं करते हैं। और इसलिए मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्हीं के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बताया था कि उन्होंने राजधर्म का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है किसान आज कह रहा है कि आज सही मायने में मोदी सरकार ने राजनीति से ऊंचा उठ के राजधर्म का पालन करना चाहिए। और यही करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। जय हिंद।